हेलो फ्रेंड्स, द ब्रिज चैनल में मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आप लोग जानते हैं कि जैसे कि हम 150 क्वेश्चन तक कंप्लीट कर लिए हैं। अब हम उससे आगे क्वेश्चन को हल करेंगे, जो हमारे सीरीज है यूथ पब्लिकेशन बुक के। ओके, अब हम आगे करते हैं हमारे फर्स्ट चैप्टर के क्वेश्चन को। हमारे सामने क्वेश्चन है, देखिए। इफ़ द एनर्जी इज ए सप्लाई फ्रॉम ए सोर्स हुज रेजिस्टेंस इज 1 ओम टू ए लोड ऑफ 100 ओम, द सोर्स विल बी। अर्थात 1 ओम प्रतिरोध वाले उद्गम से यदि 100 ओम वाले भार को ऊर्जा मुहैया कराई जाती है तो उद्गम होगा। क्या होगा? हमारे पास क्या है? 1 ओम हमारा ये सोर्स का रेजिस्टेंस है, और जो 100 ओम है वो क्या, एक लोड हमारा। तो किस कंडीशन में यह था हमारा कि जब भी हमारा लोड इंटरनल रेजिस्टेंस से कम रहता है वो क्या कहलाएगा? वोल्टेज सोर्स। और जब इंटरनल रेजिस्टेंस से जैसे 1 है इसका कम है लोड रेजिस्टेंस से, तो ये हमारा वोल्टेज सोर्स। और जब हमारे पास इंटरनल रेजिस्टेंस वोल्टेज सोर्स से यदि हम ये लोड से कम हो जाए, लोड रेजिस्टेंस से कम अधिक रहेगा तो वो क्या कहलाएगा? करंट सोर्स कहलाएगा। और जो कम रहेगा तो वोल्टेज सोर्स, और अधिक रहेगा तो करंट सोर्स। ओके फ्रेंड, अब हम इसकी थ्योरी को देखते हैं। जैसे कि ये थ्योरी दी है, देख लीजिए। किसी भी वोल्टेज सोर्स का इंटरनल रेजिस्टेंस बहुत कम होना चाहिए ताकि इंटरनल ड्रॉप कम हो जाए, है ना। इंटरनल में जो वोल्टेज ड्रॉप है वो कम हो सके। किसी भी करंट सोर्स का इंटरनल रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा होना चाहिए ताकि पूरी की पूरी करंट लोड प्राप्त हो, है ना। प्रश्न में दिया गया इंटरनल रेजिस्टेंस बहुत कम है, यानी कि लोड रेजिस्टेंस की तुलना में यह एक वोल्टेज सोर्स की तरह काम करेगा। ओके फ्रेंड, अब हम आगे चलते हैं। हम देखिए, हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्या पूछा है ये? द सर्किट हुज प्रॉपर्टीज आर सेम इन आइदर डायरेक्शनल इज नोन अस। क्या बोला है? दोनों दिशा में एक जैसा गुणधर्म होने वाले परिपथ को कहते हैं। क्या कहेंगे? होने वाले परिपथ को हम क्या कहेंगे? बाई डायरेक्शनल। दो दिशा में दो तरफा काम करेगा, बाई डायरेक्शनल। यूनिडायरेक्शनल एक तरफ काम करेगा ये। ओके, अब हमारे पास बाई डायरेक्शनल में काम करने वाले कौन कौन से है? आर, एल और सी। ये क्या है? दोनों दिशाओं में एक जैसे वर्क करते हैं, है ना। और यूनिडायरेक्शनल में काम करने वाले की हम बात करते हैं तो यह हो गया हमारा डायोड और ट्रांजिस्टर। ओके, ये हमारे पास यूनिडायरेक्शनल में काम करते हैं, तो ये एक दिशा कहलाएंगे, ये सेमीकंडक्टर है। ओके, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। ये हमारे पास दिया है, देखिए। किसी सर्किट में जिसकी प्रॉपर्टी सदैव एक सी हो, चाहे करंट किसी भी डायरेक्शनल में फॉलो हो, तो उसे बाई डायरेक्शनल कहेंगे। जैसे कि आरएलसी ट्रांसमिशन लाइन हो गया। किसी सर्किट में जिसकी प्रॉपर्टी करंट की डायरेक्शनल चेंज होने से चेंज हो जाए तो उसे यूनिडायरेक्शनल कहेंगे। क्या कहेंगे? यूनिडायरेक्शनल। ये हमारे पास कौन कौन से एग्जाम्पल के लिए डायोड और ट्रांजिस्टर हो गए, ये है यूनिडायरेक्शनल कहलाएंगे। ओके, देखिए फ्रेंड, हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग इक्विपमेंट डायरेक्ट करंट इज नीडेड। क्या बोल रहा है? कौन से इक्विपमेंट, निम्नलिखित कौन से इक्विपमेंट में डीसी की आवश्यकता होती है? निम्न में से किस उपकरण में डीसी धारा की आवश्यकता होती है? फर्स्ट ऑप्शन क्या है? टेलीफोन। जैसे टेलीफोन रहता है उसमें तो डीसी रहती है। ओके, बैटरी चार्ज करते हैं हम। और रिले हो गया, सब स्टेशन में हम रिले का उपयोग करते हैं, उसके लिए भी हम बैटरी का उपयोग करते हैं जो चार्ज करके हम इस्तेमाल करते हैं। और टाइम स्विच हो गया, इसमें भी हम डीसी का ही यूज़ करते हैं।
तो हमारे पास राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी वाला आंसर, ऑल ऑफ द एबो। ओके, अब हम आगे बढ़ते इसका। ये हमारे पास क्या है, टेलीफोन, रिले, टाइम स्विच सभी के लिए डीसी की आवश्यकता आती है। किसकी आवश्यकता आती है, डीसी की आवश्यकता आती है। ओके, अब हम आगे बढ़, अगला क्वेश्चन है हमारा, देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज नॉट बायलेटरल। क्या पूछा है, इनमें से कौन सा तंतु है जो कि द्विपार्श्विक नहीं है, है ना, बाई डायरेक्शनल नहीं है। तो रेजिस्टेंस हमारा है, अब भी पिछले क्वेश्चन में हम करें, और इंडक्टेंस से भी हमारा, कैपेसिटेंस से भी हमारा। तो हमारे पास कौन सा ऑप्शन रहेगा इसमें, देखिए इसमें हमारे पास रहेगा ट्रांजिस्टर, है ना, ट्रांजिस्टर और डायोड होता है, ये यूनि डायरेक्शनल कहलाते हैं। तो हमारे पास डी राइट आंसर हो जाएगा। ओके, अब हम आगे बढ़, अगला क्वेश्चन हमारा, देखिए, विच पार्टिकल एक्ट अस ए करंट कैरिंग इन ए मेटेलिक कंडक्टर। कौन सा कण किसी धात्विक सुचालक में विद्युत वाहक का कार्य करता है। विद्युत वाहक का मेटल में कौन काम करेगा, मेटल में हम देखते केवल ओनली इलेक्ट्रॉन के द्वारा होता है। ओके, और यदि मैं सेमी कंडक्टर की बात करता हूँ, सेमी कंडक्टर की, तो इसमें इलेक्ट्रॉन प्लस होल पाया जाता है। ओके, ये दोनों के कारण उसमें इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह होगा। ठीक है, और यदि हम लिक्विड की बात करेंगे तो इलेक्ट्रॉन होल और आयन के द्वारा आता है इसमें। ओके फ्रेंड, अब हम आगे बढ़ते हैं। ये हमारे पास दिया है इसका थ्योरी, केवल इलेक्ट्रॉन किसी धात्विक सुचालक में विद्युत वाहक का कार्य करता है। इलेक्ट्रॉन में दो प्रकार की गति होती है। कितने प्रकार की, दो प्रकार की रहती है, विद्यमान होती है। एक तो चक्रीय गति, चक्र करता है, और दूसरी अक्ष, एक अक्ष से दूसरे अक्ष में जाएगा, एक चक्कर से घूमते हुए जाएगा। ओके, क्वेश्चन है, इफ आइटम लॉसेस वन और मोर इलेक्ट्रॉन इट बिकम्स। क्या बोल रहा है, इलेक्ट्रॉन की कमी हो रही है आइटम में, है नहीं, आइटम में क्या, परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन, अणु में एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाए तो वे हो जाते, क्या हो जाएंगे, उदासीन हो जाएंगे, नहीं उदासीन नहीं होंगे, इलेक्ट्रिकली पॉजिटिव। हाँ, इलेक्ट्रॉन क्या रहता है, इलेक्ट्रॉन पर किस प्रकार का रहता है चार्ज, इलेक्ट्रॉन के ऊपर माइनस चार्ज होता है। ओके, तो वो क्या रहेगा, ये एक कम होने के कारण ये पॉजिटिवली हो जाएगा। ठीक है, और उस इलेक्ट्रॉन का एंटर करने से वो नेगेटिवली चार्ज हो जाता है। जैसे यदि क्या है इसमें, यदि अणु एक या अधिक इलेक्ट्रॉन कम हो जाए तो वे विद्युत से धनात्मक हो जाते हैं। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना रहता है, 9.1095 इंटू में रहेगा 10⁻⁻31 kg होता है। ओके, अगला क्वेश्चन है हमारा, देखिए, 1 AU इक्वल टू, क्या है, एक AU का मान होता है किसके बराबर, तो ये उसका मान होता है हमारा 1 A डिग्री बराबर रहेगा 10⁻⁻10, ये मीटर में, या 10⁻⁻8 सेंटीमीटर में। तो इसमें दोनों में से कोई सा भी एक ऑप्शन हमारा राइट हो जाए। कौन सा ऑप्शन हमें दिया है, 10⁻⁻, तो ये वाला माइनस का है। ओके, ये दिख नहीं रहा है, ये माइनस का है, सी वाला राइट हो जाएगा। ठीक है, आगे देख लीजिए, ये हमारा क्या है, 1 ये फर्स्ट में रहेगा, और इसके बराबर ये भी होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द डिस्क्रिप्शन ऑफ लार्ज साइज रेजिस्टेंस गिवन डेट द मटेरियल यूज इन इच ए सेम। निम्न में से कौन सा सबसे बड़ा आकार प्रतिरोध माना है जबकि सभी एक समान पदार्थ से बने हैं, है ना, एक समान। तो आप जानते होंगे जिसकी भी वाट रेटिंग, है ना, क्या रहेगी, वाट रेटिंग
यदि ज़्यादा है तो उसका जो साइज रहेगा वो क्या रहेगा, कम हो जाएगा। ओके, वाट रेटिंग ज़्यादा तो साइज कम हो जाएगा और वो ज़्यादा पावर को कंज्यूम करेगा। ओके, और इसका आकार भी बढ़ जाएगा, है ना। ज़्यादा वाट का है तो ये आकार में भी बड़ा हो जाएगा। ठीक है, अब हम इसकी थ्योरी को देख लेते हैं। जिस रेजिस्टेंस की वाट रेटिंग ज़्यादा होती है उसका आकार बड़ा होता है। वोल्टेज रेटिंग अधिक रेजिस्टेंस से अधिक पावर लॉस करता है, अतः उसका आकार बड़ा रखा जाता है और ये 10 ओम 100 वाट के रेजिस्टेंस का आकार सबसे बड़ा है। ओके, इसका आकार सबसे बड़ा, हमारे पास आंसर बी वाला हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, देखो। ए थर्मिस्टर हैज टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। थर्मिस्टर में प्रतिरोध तापमान के मान खालिस्तान गुना कहता है। कैसा रहता है थर्मिस्टर में? नेगेटिव रहता है। क्यों नेगेटिव? अगर हमारा टेम्परेचर बढ़ेगा थर्मिस्टर का रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, घट जाएगा। टेम्परेचर बढ़ने पे रेजिस्टेंस क्या हो गया, घट जाएगा। ओके, ये इस कारण से हो जाएगा। अगर जिसका टेम्परेचर बढ़ेगा तो उसका रेजिस्टेंस भी बढ़ जाएगा, तो वो क्या रहेगा, मेटल कहलाएगा। ओके, कंडक्टर में आएगा। और जिसका टेम्परेचर बढ़ने पे रेजिस्टेंस अपरिवर्तित रहे, नॉट चेंज, है नहीं, तो वो क्या हो जाएगा, कांस्टेंट कहलाएगा उसका, है ना। जैसे यूरेका मैग्नीन हो गया, है ना, कांस्टेंट। इसका तापमान गुणांक क्या रह जाएगा, 0 हो जाएगा। ओके, जैसे ये तापमान बढ़ने पर जिन पदार्थ का प्रतिरोध बढ़ता है उसका तापमान गुणांक धनात्मक है। जैसे चालक पदार्थ तापमान बढ़ने से जिन पदार्थ का प्रतिरोध घटता है उसका तापमान गुणांक ऋणात्मक होता है। जैसे इलेक्ट्रोलाइट, कुचालक, ग्लास, माइका, रबर। तापमान बढ़ने पर जिन पदार्थ का प्रतिरोध ना घटता है ना बढ़ता है, अर्थात अपरिवर्तित नहीं हो क्या है, परिवर्तित नहीं होता है, उसका तापमान गुणांक 0 होता है। यूरेका, मैग्नीन, कांस्टेंट इत्यादि रहता है। ओके, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। द फिलामेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज मेड ऑफ टंगस्टन बिकॉज। क्यों बनाया जाता है टंगस्टन का, है ना, फिलामेंट एक बल्ब का। तो इसमें रहेगा हमारे पास इट इज़ ए चीपेस्ट, नॉट इट इज़ ए ब्राइट, ये भी नहीं होगा। द इट्स मेल्टिंग पॉइंट इज़ हाई, ये वाला हमारा राइट हो जाएगा। इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या रहता है, हाई रहता है। समथिंग 3400 डिग्री सेल्सियस तक रहता है। 2000 पे ये अच्छी तरह से वर्क करता है। ओके, इसका टेम्परेचर कोफिशिएंट लो रहता है, यानी कि टेम्परेचर बढ़ने पे इसका प्रतिरोध बहुत कम परिवर्तित होता है। ओके, देखिए टंगस्टन का प्रयोग फिलामेंट के रूप में किया जाता है क्योंकि इसका मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है तथा टेम्परेचर कोफिशिएंट निम्न होता है। ओके, टेम्परेचर कोफिशिएंट कैसा रहता है, निम्न होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे, देखें। व्हेन अल्टरनेटिंग करंट पास थ्रू ए कंडक्टर, क्या है, एक कंडक्टर के मध्य प्रत्यावर्ती धारा गुजरती है तो क्या होगा। फर्स्ट ऑप्शन क्या है, इट्स रिमेन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट थ्रू आउट द सेक्शन ऑफ कंडक्टर। क्या है, एक समान रूप से होते हैं, तो ये वाला नहीं होता। ये डीसी में केवल रहता है, एक समान रूप से वितरित होता है। इसमें क्या, एक समान रूप से इसमें धारा प्रवाहित होती है। फर्स्ट गलत। हमारा सेकंड क्या है, कोर की तुलना में सतह पर अधिक धारा होती है, ये वाला राइट हो जाएगा, है ना। एसी में क्या रहता है, जैसे ये है तो यहाँ बीच में धारा नहीं जाती हो और ये सरफेस के ऊपर करंट फ्लो होता है, तो हमारा ये राइट हो जाएगा। ओके, ये हमारे पास इसकी थ्योरी है। जब किसी कंडक्टर में से अल्टरनेटिंग करंट फ्लो होता है तो कोर की तुलना में सतह के
आसपास अधिक धारा होती है। धारा के वितरण में इस असमान प्रभाव को स्क्रीन इफेक्ट कहेंगे। क्या कहेंगे? जो असमान वितरण होता है उसे इस स्क्रीन इफेक्ट कहते हैं। जबकि किसी कंडक्टर में डीसी करंट फ्लो होने पर कोर तथा सतह दोनों जगह धारा घनत्व समान होता है। स्क्रीन प्रभाव केवल प्रत्यावर्ती धारा प्रवाहित होने पर होता है, दृष्टि धारा में नहीं होता। क्या होता है? दृष्टि धारा में नहीं होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, देखिए, रजिस्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रिकल कंडक्टर इज अफेक्टेड बाय। क्या बोल रहा है जे कि प्रतिरोधकता प्रभावित होती है किससे? टेम्परेचर से होती है और मटेरियल से होती है। एक ये हमारा है ना, दो देखें हम। और प्रेशर से, अगर हम उसके ऊपर दबाव डालेंगे तो भी उससे भी हो जाएगी। और संगठन है ना, कॉम्पोजिशन से भी हमारी होगी। तो हमारे पास राइट आंसर हो जाएगा हमारा, ये वाला राइट आंसर हो जाएगा हमारा। ठीक है, डी वाला, ऑल ऑफ द एबोव, उपरोक्त सभी, है ना। देखिए इसे, विद्युत सुचालकों की प्रतिरोधकता निम्न कारकों से प्रभावित होती है: ताप, दाब, पदार्थ के संगठन आदि। अतः प्रतिरोधकता पर उपरोक्त सभी कारकों का प्रभाव पड़ता है ना। सभी का प्रभाव पड़ता है, इन सभी का। ताप, दाब हो गया, और पदार्थ के संगठन और मटेरियल के ऊपर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द टाइप ऑफ बॉन्डिंग इन SO2। SO2 में किस प्रकार का बंधक विद्यमान होता है? तो हमारे पास क्या है ऑप्शन में? आयनिक, मेटेलिक, वार डर वाल्व, नॉन ऑफ दिस। तो हमारे पास इसमें क्या रहता है? आयनिक बॉन्डिंग रहता है। ठीक है, तो हमारे पास आंसर राइट हो जाएगा फर्स्ट वाला, आयनिक बॉन्डिंग होता है। इसमें सहसंयोजी और कोवेलेंट में उप सहसंयोजी भी नहीं होता है। ठीक है, ये किस में पूछा गया क्वेश्चन है? MPJE में पूछा क्वेश्चन है, 2016 में पूछा है। ठीक है फ्रेंड, आने वाली जो सब इंजीनियर है MP में, उनके लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट। इससे आप क्या एनालिसिस कर सकते हैं कि हमें क्वेश्चन किस प्रकार से पूछ सकता है। ओके, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये है उसकी थ्योरी, देखें। SO2 में आयनिक बंध होता है, सहसंयोजी और उप सहसंयोजी बंध नहीं होता है इसमें, है ना। बंध, सहसंयोजी बंध और उप सहसंयोजी बंध होता है। ठीक है, अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। जैसे ये हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें क्या पूछा है? द टोटल नंबर ऑफ लाइन ऑफ ए फोर्स इमेटिंग फ्रॉम सर्टेन चार्ज इज कॉल्ड अस। निश्चित चार्ज से निकलने वाले बल की रेखा की कुल संख्या को कहा जाता है। कुल संख्या को क्या कहा जाता है? जैसे एक चार्ज है, इससे चार और निकलेगा, उस संख्या को क्या कहेंगे? इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी, फर्स्ट इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स या इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो इसको क्या बोलेंगे हम? इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहेंगे। ओके, जैसा ये हमारा चार्ज है, इनके चार और जितने भी निकलेगी है ना फ्लक्स, तो इनको क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहते हैं हम। ठीक है, अब हम इसको देखते हैं, इसकी थ्योरी को। जैसे ये हमारे पास है, ये हमारे पास एक चार्ज है और ये फ्लक्स निकल रहा है। चित्र के अनुसार चार्ज से कुल निकलने वाली बल रेखा, जितनी भी बल रेखा निकलेगी ये, है ना, जितनी भी बल रेखा निकलेगी वो संख्या विद्युत फ्लक्स कहलाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द SI सिंबल गिवन बाय SI सिस्टम फॉर थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर, है ना। थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर के लिए SI चिन्ह क्या रहेगा? SI चिन्ह देखिए, इसमें फर्स्ट ऑप्शन मीटर है। मीटर क्या है? हमारी लंबाई की, यानी कि लेंथ की। और सी वाला सेकंड, ये टाइम का हो गया। और केल्विन हमारा टेम्परेचर का होता, तो ये हमारा राइट आंसर है ना, टेम्परेचर की बात कर रहा। ये ए है, ये करंट एम्पियर रहेगा। ओके, ये भी हमारे पास कब पूछा है? 2016 में सब इंजीनियर में ही पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, हमें ये दिया है थ्योरीज में, क्या दी है? SI प्रणाली द्वारा दिए गए थर्मोडायनेमिक तापमान के
लिए SI केल्विन का प्रयोग करते हैं, चिन्ह का प्रयोग केल्विन का यूज़ करते हैं हम। ठीक है फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखो, इन विच प्रोसेस द ट्रांसफर ऑफ द हीट इज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर ड्यू टू द एक्चुअल मोशन ऑफ द मॉलिक्यूल्स ऑफ ए फ्लूइड। किसमें? फ्लूइड मतलब द्रव्य में। किस कारण से मतलब होता है ये संवहन? किस प्रक्रिया के तहत किसी तरल पदार्थ में मॉलिक्यूल्स के वास्तविक गति के कारण उत्पन्न ऊष्मा एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक स्थानांतरित होती है ना। एक बिंदु यहाँ से स्थानांतरित होएगी। ये क्या है? MP JEE में पूछा गया क्वेश्चन है। तो ये हमारा हो जाएगा। इसमें जैसे कि कोई भी द्रव्य रहता है हमारा, जैसे बॉयलर रहता है, उस बॉयलर में क्या रहता है? ये बॉयलर है, तो यहाँ हमसे हीट को दे रहे हैं, तो ये हम यहाँ की जितनी भी रहेगी लिक्विड वो गर्म हो जाएगी, तो ये ऊपर चले जाएगी, और जो ऊपर वाली ठंडी रहेगी वो नीचे आ जाएगी। यही क्रम चलते रहता है जब तक यहाँ का जितना भी जैसे मान लेते हैं हम वाटर, वो पूरा की पूरा टेम्परेचर सबका सेम नहीं हो जाए, तब तक ये चलते रहता है। ये हमारी विधि होती है, संवहन विधि बोलेंगे, जिसे कन्वेक्शन बोलते हैं, कन्वेंशन विधि बोलेंगे। ओके, अब हम ये देख लेते हैं इसकी थ्योरी। द्रव्य पदार्थ की ऊष्मा एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक संवहन विधि द्वारा, किस विधि से? संवहन विधि से के द्वारा स्थानांतरित होती है। जब बॉयलर में पानी गर्म किया जाता है तो गर्म पानी ऊपर चला जाता है और ठंडा पानी ताप के पास आ जाता है। कहाँ? ताप के पास। यह प्रक्रिया चलती रहती है जब तक कि पूरे पानी का तापमान सामान्य ना हो जाए, है ना। कब तक? जब तक यह पूरा पानी सामान्य ना हो जाता। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विच इज़ द टाइप ऑफ इमिशन, क्या इमिशन डेट हीट द मेटल टू ए सफिशिएंट टेम्परेचर टू इनेबल द फ्री इलेक्ट्रॉन टू लीव द मेटल सरफेस। क्या करेगा? लीव कर देगा उसको। ठीक है, यदि हम हिंदी में उसको पढ़े तो क्या बोलेगा? किसी कौन सा एक विधि है जो कि मतलब उस टेम्परेचर पर क्या करेगा? मेटल से इलेक्ट्रॉन को छोड़ देगा। एमिशन का वह कौन सा प्रकार है जो किसी मेटल को पर्याप्त तापमान तक गर्म करता है ताकि इलेक्ट्रॉन मुक्त होकर मेटल सरफेस को छोड़ देता है। ठीक है, सबसे पहले हमें एक कंडीशन है कि हम सबसे पहले क्वेश्चन को अच्छे से समझें कि हमें एग्जामिनर क्या पूछ रहा है, ताकि हम ऑप्शन को देख के कंफ्यूज ना हो। ओके, तो हमारे पास इसमें ऑप्शन हो जाएगा, कोई भी रहेगा थर्मोनिक इमिशन रहता है। कौन सा? थर्मोनिक इमिशन रहेगा, उसके द्वारा वो क्या करेगा? इतना टेम्परेचर रहेगा तो इलेक्ट्रॉन मुक्त करेगा, वो सरफेस को छोड़ देगा। ठीक है, ये हमारे पास सी वाला राइट आंसर है। थर्मोनिक इमिशन जो मेटल को पर्याप्त मात्रा तक गर्म करके इलेक्ट्रॉन मुक्त बनाता है। क्या है? इलेक्ट्रॉन को फ्री करेगा, जिसमें इलेक्ट्रॉन गति करने के लिए फ्री हो जाए और मेटल सरफेस को छोड़ दे। क्या? मेटल को छोड़ दे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखो, कैलकुलेट द रेजिस्टेंस ऑफ वायर, है ना। तार का रेजिस्टेंस की गणना करना है। हमें लेंथ दिया है, गिवन डाटा, लेंथ 115 मीटर है। ओके, और क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या है? क्रॉस सेक्शनल एरिया हमारा 0.2 mm² में है, और रजिस्टिविटी ये हमें दिया है 15 × 10⁻⁸ ओम मीटर में। तो अब जानते होंगे रजिस्टेंस बराबर क्या रहता है? रजिस्टिविटी L/A होता है। ठीक है, अब हमारे पास जो भी मान है उसे हम कर लेंगे। इसमें मान रखें हम, रजिस्टिविटी कितने हमारे 50 × 10⁻⁸। ओके, अब ये हमारा लंबाई कितने हैं? 115। और जब हम एरिया की बात करें तो 0.2 रहेगा। ओके, एरिया कितना है हमारे पास? 0.2। अब एरिया mm में दिया है, तो यदि हम उसे क्या करेंगे? मीटर में करेंगे, तो हम 2 है स्क्वायर में, तो उसका गुना कर देंगे हम 10⁻⁻⁴
6 का करेंगे। ओके, अब हम इसको काटेंगे तो हमारे पास राइट आंसर क्या आ जाएगा, 375। ओके, इसमें का मैं क्वेश्चन आपको 2-3 क्वेश्चन पहले भी लेक्चर में करा दिया, इस कारण से जैसे कि ये मेथड है, आप इसको हल कर लीजिए। ओके, ताकि हमारा समय बच जाए। ठीक है फ्रेंड, तो हमारा राइट आंसर इसका हो जाएगा ए वाला। जैसे ये हमारे पास देखो लेंथ दिया है हमें और क्रॉस सेक्शनल एरिया भी ये दिया है हमें, ये क्या है mm में दिया है, तो हम इनका गुना कर लिए 1000 गुणित 1000 है ना, स्क्वायर में, इस कारण से दोनों का, तो ये मीटर स्क्वायर में आ जाएगा। रजिस्टिविटी ये हमें दी है। अब ये हमारे पास फार्मूला है और सीधा हमने इनका मान रखा और इसको काट दिया अपन ने। ठीक है, तो ये हमारे पास आंसर ये वाला आ गया। ठीक है फ्रेंड, अगला क्वेश्चन है हमारा, देखो ए कंडक्टर हैज ए कांस्टेंट करंट ऑफ 6 एम्पियर, हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन पास ए फिक्स पॉइंट ऑन द कंडक्टर इन 2 मिनट्स। कितना दिया है हमें, जैसे मान क्या क्या दिया हमें, करंट का मान, आई का मान दिया है 6 एम्पियर है ना, और टी कितना दिया है हमारे, टी हमें दिया है 2 मिनट। मिनट को यदि हम कन्वर्ट करें तो 120 सेकेंड हो गया। ठीक है, 120 सेकेंड हो जाएगा। अब हम क्या पूछा है, इलेक्ट्रॉन का। इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए क्या रहेगा, n बराबर q बटे ई रहेगा। ठीक है, ई का मान तो हमें पता है ना। अब हम q का मान पहले निकाल लेते हैं। q बराबर क्या रहता है, q बराबर होता है हमारा I और T होता है बटे E लिख लेते हैं। ठीक है, तो हमारे पास इसका मान रखेंगे हम, तो 2 एम्पियर गुणित 120 सेकेंड है। ठीक है, और E का मान क्या हो जाता, 1.6 इंटू 10⁻⁻19। ओके, ये हम मान रखेंगे 1.6 इंटू 10⁻⁻19। ओके, ये हमारे पास मान है। अब ये माइनस का है तो इसको हम ऊपर ले चलेंगे, चले जाएगा ये, और इसमें इसका गुना कर लेते हैं। ठीक है, जैसे मैं इसको मिटाता हूँ आगे पूरा एक बार, क्या है, यदि हम इनको गुना करेंगे, किस में करेंगे, 2 गुणित 120 गुणित 10⁻19 ऊपर लिया अपन ने, नीचे का 1.6 बचा है ना, इसमें गुना करेंगे तो 0 का 0, 12 बार 12 24 हो जाएगा। क्या है, 12 24 हो रहा, 12 24 गुणित 10⁻19 बटे 1.6। अब वो पॉइंट को हटाएंगे तो 0 हो जाएगा। 16 से अगर हम इसको काट लेंगे है ना, तो क्या आ जाएगा, ये हमारे पास 720 है ना, काटने पे हमारा 1 मिनट, 720 नहीं आ रहा हमारा, काटेंगे हमारा, तो ये है हमारे पास 4.5 इंटू 10⁻21 हो जाएगा। ओके, तो हमारे पास कौन सा आंसर राइट है, 4.5 10⁻21, तो हमारे पास ये है मैक्सिमम, उसके आसपास है ना। ठीक है, आप इसको काट लीजिए एक बार और देख लीजिए, आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास देखिए, ये एम्पियर है, 2 एम्पियर, Q बराबर IT, और T का मान हमारे पास ये है 2, T का मान हमारे पास 2 मिनट का, अगर हम सेकंड में कन्वर्ट करें तो 120 हो गया। ठीक है, 120 सेकंड हो गया। Q का मान निकाले हमने है ना, और ये हम फार्मूला यूज़ करके हम इसका n का मान निकाल लें, इलेक्ट्रॉन की संख्या। ठीक है फ्रेंड,
नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक धातु की तार में विद्युत धारा खालिस्तान के प्रवाह के कारण होता है। विद्युत धारा किसके प्रवाह के कारण? धारा की डेफिनेशन क्या है? आवेश प्रवाह की या इलेक्ट्रॉन के प्रवाह की दर को करंट कहते हैं। तो हमारे पास ऑप्शन में क्या है? इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन के प्रवाह की दर को हम क्या कहेंगे? करंट कहते हैं। ठीक है, ये भी आरआरबी में पूछा गया क्वेश्चन है। ये हमारे पास देखिए, ये आ गया इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब मैं एक बात बताता आपको, ये आरआरबी में क्वेश्चन पूछा गया है और जितने भी ये क्वेश्चन थे हमारे क्या है, ये 2016 में पूछे गए जेई में क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन कितने हैं हमारे पास? 8 क्वेश्चन है। जैसे ये है क्वेश्चन, ये वाला भी क्वेश्चन उसमें पूछा गया है। ठीक है, ये क्वेश्चन भी पूछा गया है, ये वाला भी पूछा गया है, ये भी पूछा गया है। ठीक है, ये वाला भी क्वेश्चन पूछा गया है इसमें, ये भी कुछ क्वेश्चन पूछा गया है, ये वाला भी पूछा गया है। ठीक है, ये इतने क्वेश्चन, टोटल 8 क्वेश्चन है। ये कितने क्वेश्चन है? 8 क्वेश्चन है जो कि उसमें पूछे गए हैं। देखिए, ये सब इंजीनियर में कितने टोटल एक ही टॉपिक से टोटल कितने क्वेश्चन है? ये 8 क्वेश्चन 2016 में पूछा गया। तो फ्रेंड्स, ये आने वाले एग्ज़ाम के लिए मैं कहूँगा कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यदि आप हमारे साथ इस बुकों को एक ईमानदारी से लगा लेते हैं तो वास्तविक ये है कि आप आराम से सिलेक्शन के बहुत नज़दीक पहुंच जाओगे। ठीक है, मैं तो कहूँगा कि सिलेक्शन हो सकता है आपका, और यदि आप पूरी तरह से एक सीरियस होकर इसको पढ़ लेते हैं। फ्रेंड्स, अपॉर्चुनिटी बार बार नहीं मिलती हमें। ठीक है, अभी सब इंजीनियर की जैसे एमपी की बात करें तो ये कम से कम पिछले 4 साल से अभी आएगी, उसके बाद पता नहीं कब आएगी या आएगी भी नहीं। ठीक है फ्रेंड, तो आप पूरी तरह से ईमानदारी से अपने आप के साथ, अपने भविष्य के साथ खिलवाड़ ना करें, पूरी ईमानदारी के साथ पढ़ाई करें, ताकि आपका भविष्य, आपके परिवार, आपसे जुड़े हुए लोगों की आशा को आप पूर्ण कर सको। ठीक है फ्रेंड, अब हम अगला क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट है। देखो क्या है, आवेश Q1 आवेश Q2 पर अपना थोड़ा बल प्रयोग करता है। कैसा? थोड़ा। अब यदि आवेश Q3 को उसके समीप लाया जाए तो Q2 पर Q1 के बल का प्रयोग कैसा रहेगा? देखो, Q1 है ना, और ये Q2 है। यदि हम इनके समीप लाएंगे, Q3 को समीप लाएंगे Q2 के, है ना, तो इसका जो नेट फोर्स रहेगा वो क्या रहेगा? बदल सकता है, बट इसका जो रहेगा वो क्या? स्थिर रहेगा। इस कारण से इनका जो फोर्स है क्या है? हमारा एक स्थिर बना रहेगा। ये फोर्स कैसा रहता है? F बराबर होता है 4 पाई एप्साइलन R Q1 Q2 बटे डी स्क्वायर। क्या है? बटे डी स्क्वायर। ठीक है, तो हमारे पास राइट आंसर कौन सा हो गया? सी वाला हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, अब हम इसकी थ्योरी को देख लेते हैं। ये हमारे पास थ्योरी, Q2 पर Q1 को बल का प्रयोग स्थिर रहेगा, क्योंकि ये हमारे पास है फार्मूला, है ना, ये लगने वाला बल भी स्थिर होगा, जो लगेगा बल वो भी। Q3 आवेश समीप लाने पर Q2 पर लगने वाला नेट फोर्स परिणाम आवश्यक बढ़ेगा, परंतु केवल Q2 के द्वारा लगाया गया बल स्थिर रहेगा। ओके, कौन सा? Q1 पर जो बल लगेगा वो एक स्थिर रहेगा। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए हमारे पास क्वेश्चन है अभी नेक्स्ट। प्रकाश वर्ष निम्नलिखित में से किसकी इकाई है? टाइम की तो सेकेंड होती है। डिस्टेंस इकाई, डिस्टेंस की मीटर रहती है, लेकिन ये प्रकाश भी एक हमारी डिस्टेंस की दूरी की यूनिट है। ओके, दूरी की यूनिट क्या हो जाएगी? ये एक डिस्टेंस रहती है।
एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना रहता है 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर रहेगी। ओके, एक प्रकाश वर्ष के बराबर होता है। ठीक है फ्रेंड्स, अभी ये हमारे पास देखो, एक प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है। प्रकाश द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी को प्रकाश वर्ष कहेंगे। एक प्रकाश वर्ष बराबर ये रहेगा 9.46 इंटू 10⁻15। ओके, अगला क्वेश्चन है, देखो, किसी आवेश का विद्युत क्षेत्र बल इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ दूरी के साथ बढ़ता है। दूरी के साथ इसका फार्मूला क्या था, जैसे पहले मैं आपको फार्मूला बता दूँ आपको। ठीक है, क्या होता है इसका फार्मूला, F बराबर रहेगा 1/, अभी मैंने देखा 4πε0ε r है ना, Q1 Q2 बटे d स्क्वायर, दूरी के स्क्वायर में रहेगा। तो हमारे पास कौन सा राइट आंसर है, दूरी के वर्ग के साथ घटेगा। ओके, इसके साथ में घट जाएगा, जैसे जैसे दूरी बढ़ेगी तो वर्ग के साथ में घट जाएगा ये। ठीक है, ये हमारे पास किसी आवेश का विद्युत क्षेत्र बल दूरी के वर्ग के साथ घटेगा, ये है फार्मूला हमारा। F बराबर होता है ये, और इलेक्ट्रिक फील्ड न्यूटन पर कूलम भी है, इसकी यूनिट क्या रहेगी, न्यूटन पर कूलम होती है। ओके फ्रेंड, और ये फोर्स कूलम पर मीटर स्क्वायर ये भी रहेगी। ठीक है, इनकी यूनिट भी आप याद रखिए ताकि ये बहुत इंपॉर्टेंट रहती है। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, 2 एम्पियर धारा एक तांबे की तार में 3 माइक्रोसेकेंड के लिए प्रवाहित होती है, तब उस दौरान इलेक्ट्रॉन का चार्ज इतना हो। तार के अनुप्रस्थ काट में प्रवाहित इलेक्ट्रॉन की करीब संख्या होगी, इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी वो देखना है। तो देखो इसमें का क्वेश्चन अभी हम इसमें क्या करें, इस फार्मूले के रिलेटेड बहुत कुछ सारे क्वेश्चन आएंगे, है ना। करंट दिया है हमें और टाइम दिया है। ठीक है, तो हम जानते हैं Q बराबर होता है NE बराबर I और T होता है। तो पहले हम Q का मान निकालते हैं। ठीक है, Q का मान कितना दिया हमें, 2 एम्पियर गुणित 3 माइक्रोसेकंड, माइक्रोसेकंड का हम सेकंड में करेंगे तो 10⁻⁻6 होगा। ठीक है, ये Q का मान हमारा हो जाएगा। अब हम Q बराबर NE होता है, क्या होता है, Q बराबर NE होता है, Q बराबर NE होता है, ये होता है हमारे पास। तो N का मान निकालेंगे, N बराबर होता है, जैसे ये N हो गया हमारा, तो Q ऊपर ये आ गया, Q बटे ये आ जाएगा Q, है ना। तो इसका मान अगर हम लिखते Q का मान ये है, E का मान 1.6 इंटू 10⁻⁻90। ठीक है, अब हम इसको हल कर लेंगे, इस इतने को हल करेंगे हम, तो हमारे पास आंसर निकल के आ जाएगा। वो आंसर निकल के क्या आ रहा है हमारे पास, ये 3.75 इंटू 10⁻13। ओके, तो हमारे पास राइट आंसर C वाला हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड, देखिए ये देखो, हमारे पास करंट 2 एम्पियर है और T है माइक्रोसेकंड है, माइक्रोसेकंड को सेकंड में कन्वर्ट किए तो ये आ गया, और E का मान हम जानते ही ये होता है ना। अब हम इस फार्मूले का यूज़ करें, I और T का मान रखा तो ये हमारे पास कूलम का मान आ गया। ठीक है, अब हमें निकालना है इलेक्ट्रॉन का मान। इलेक्ट्रॉन का मान निकालने के लिए कूलम बटे E का मान हमें ये पता है और कूलम का मान हमने रखा, इनको काटने पर हमारे पास आया ये वाला आ जाएगा। ठीक है, जिस तापमान पर किसी गैस का आयतन शून्य हो जाता है उसको क्या कहते हैं, उससे क्या कहेंगे, जिस तापमान पर गैस का आयतन टेम्परेचर क्या रहेगा, शून्य हो जाएगा, तो उससे क्या कहेंगे, परम शून्य एब्सोल्यूट टेम्परेचर कहते हैं। ठीक है, बी वाला राइट हो जाएगा। अब तापमान की किसी गैस का आयतन शून्य हो जाता है उसे परम शून्य ताप कहते हैं। क्या कहेंगे, परम शून्य ताप कहते हैं। और इसका मान रहता है 0 केल्विन
बराबर रहता है ये -273 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, इनके बराबर रहता है 0 डिग्री टेम्परेचर। ठीक है, अब हम देखिए ये हमारे पास जिस तापमान पर किसी गैस का आयतन शून्य हो जाता है उसे परम शून्य ताप कहते हैं। इसका मान 0 केल्विन या फिर यह हो जाएगा -273 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा, 1 मीटर किसके बराबर होता है? 1 मीटर किसके बराबर होता है? तो ये हमारा होता है 1 मीटर 10⁶ माइक्रोन के बराबर रहता है। ठीक है, किसके बराबर? 10⁶ माइक्रोन के बराबर। आप इसको याद रखिए, ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देखिए तत्व जिनकी द्रव्यमान संख्या एक समान है परंतु भिन्न भिन्न परमाणु संख्या है कहलाते हैं, क्या कहलाएंगे? तो ये कहलाते हैं आइसोबार। आइसोबार को हम क्या कहेंगे हिंदी में? समभारिक। क्या कहेंगे? समभारिक कहेंगे इसको। ठीक है, आइसोबार कहलाता है ये। ठीक है, देखिए ये हमारे पास होता है एक तत्व जिनका द्रव्यमान संख्या समान परंतु परमाणु संख्या निम्न है, तो आइसोबार या समभारिक कहते हैं उसे। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हवा में ध्वनि का वेग लगभग कितना होता है? हवा में बात कर रहा है तो हवा में हमारा ध्वनि का वेग होता है, आप फिजिक्स में इसको पढ़े होंगे, ये होता है हमारे पास 330 से 332 तक रहता है, 332 तक रहता है। ठीक है, और हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस तापमान पर पानी का घनत्व अधिकतम होता है? ये एक याद रखने वाला है ना क्वेश्चन, किस तापमान पर पानी का घनत्व अधिकतम होता है? ये होता है हमारा डी वाला, 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी का घनत्व अधिकतम होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये है हमारे पास, देखिए नेक्स्ट, किस तापमान पर 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी का जो घनत्व अधिकतम होता है? अगला क्वेश्चन क्या है, इनमें से कौन सा आदर्श गैस नोबल गैस नहीं है? तो देखिए नोबल गैस कौन कौन सी होती है? नोबल गैस हमारे होती है हीलियम होती है, नियॉन AR QR XE RD होती हैं। ठीक है, इसमें से कौन सी नहीं? तो ये ब्रोमीन नहीं है। ठीक है, ये हमारी नोबल गैस नहीं होती हैं। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। ये हमारे पास देखें आदर्श गैस हीलियम, ये इतनी है, आप इसको याद कर लीजिए। आदर्श गैस में ब्रोमीन ब्रोमीन द्रव्य रूप में पाया जाने वाला धातु या अपवाद है ना। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, विद्युत आवेश की इकाई क्या है? विद्युत आवेश की इकाई क्या है? Q बराबर NE बराबर IT होता है, तो आवेश की इकाई कूलाम होती है, या फिर एम्पियर सेकेंड भी हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड, अब हम आगे चलते हैं। ये हमारे पास देखिए किसी तार ये हमारे पास विद्युत आवेश की इकाई क्या है? कूलाम, है ना। अगला क्वेश्चन क्या है, रजिस्टिविटी ऑफ ए वायर डिपेंडेंस ऑफ वन। किसी तार की प्रतिरोधकता निर्भर करती है किसके ऊपर? ये प्रतिरोधकता मटेरियल के ऊपर और टेम्परेचर के ऊपर, एरिया और लंबाई के ऊपर नहीं निर्भर करेगी। तो राइट आंसर हमारा ए वाला हो जाएगा। ठीक है, इसके ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं। अब हम आगे चलते हैं। ये हमें दिया है इसकी थ्योरी, किसी चालक तार की प्रतिरोधकता या विशिष्ट प्रतिरोध उसके पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है। यह हर पदार्थ विशेष के लिए अलग अलग एवं निश्चय होता है। ठीक है फ्रेंड, अलग अलग पदार्थ रहेगा उनके लिए अलग अलग और ये क्या निश्चित होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। देखिए हमारे पास ये है अगला क्वेश्चन हमारे पास, देखिए इन विच मटेरियल वैलेंस इलेक्ट्रॉन आर टाइटली बॉन्डेड टू देयर पेरेंट आइटम। क्या है, किसी पदार्थ में संयोजी इलेक्ट्रॉन अपने जनक परमाणुओं से मजबूती से संबंध रखता है। किस में रहता है? मजबूती से। तो मैं आपको बता दूं कि कंडक्टर में क्या रहता है?
इनकी मजबूती कम रहती है। उसके बाद रहती है किसमें, मेटल। मेटल के बाद सेमीकंडक्टर में आएगा, है ना। सेमीकंडक्टर के बाद हमारा इंसुलेटर। इंसुलेटर में सबसे ज़्यादा रहते हैं, इंसुलेटर में सबसे ज़्यादा जो बॉन्डिंग रहेगी, ओके, पास पास रहेंगी। ठीक है फ्रेंड, हमारा आंसर सी वाला आ जाएगा। ये हमें दिया है विद्युत रोधी पदार्थ में संयोजी इलेक्ट्रॉन अपने जनक परमाणु में मजबूती से संबंध रहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा देखिए। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए essential condition for the transfer of heat from a body to another form by means of conduction, है ना, किसके द्वारा, कंडक्शन। निम्न में से कौन सी चालन के मध्य से एक वस्तु से दूसरी वस्तु में ताप के हस्तांतरण के लिए एक आवश्यक शर्त है। किसके लिए आवश्यक शर्त है, तो इसकी शर्त क्या रहती है, एक ये है मेटल और एक ये है ना। तो ये क्या है, अगर इसका टेम्परेचर और इसका टेम्परेचर अगर सेम रहेगा, एक है और इसका भी एक, तो ये क्या आपस में टेम्परेचर ट्रांसफ़र कर पाएगी, नहीं करेगी। तो ये अगर हमारे पास 11 हो गए और ये 1 हो गया, तो ये कैसा करेगी, यहाँ से ज़्यादा टेम्परेचर है तो यहाँ से इधर आ जाएगा ये टेम्परेचर। ओके, तो इस प्रकार यानी कि दोनों हमेशा अलग अलग होना चाहिए। तो हमारे पास राइट आंसर हो जाएगा बट बॉडीज मोस्ट बी ए डिफरेंस टेम्परेचर, है ना, कैसा डिफरेंस होना चाहिए। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। ये हमारे पास है, चालन के मध्य से एक वस्तु से दूसरी वस्तु के ताप हस्तांतरण के लिए दोनों निकायों को अलग अलग तापमान पर होना चाहिए, है ना, दोनों को अलग अलग टेम्परेचर पर होना चाहिए। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, देखिए, स्थैतिक बिजली के अध्ययन के अनुसार एक चार्ज किए हुए क्षेत्र का संभावित V ये कैसा रहता है, तो ये होता है हमारे पास V प्रोपोर्शनल 1/r रहता है। ओके, यानी कि दूरी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल रहेगा। हमारे पास आंसर कौन सा आएगा, इसका आंसर देखते हैं हम। देखिए फर्स्ट वाला, अवलोकन बिंदु से दूरी r के व्युत्क्रमानुपाती, क्या है, व्युत्क्रमानुपाती बोल रहा है। ठीक है, बदलता रहता है, तो राइट आंसर हमारा ए वाला आ जाएगा। ठीक है, ये हम देखते हैं, ये हमारा स्थैतिक बिजली के अध्ययन के अनुसार एक चार्ज किए हुए क्षेत्र का संभावित V अवलोकन बिंदु से दूरी r के साथ व्युत्क्रमानुपाती से बदलता है, ये हमारा उसके अनुसार आ जाएगा। ठीक है फ्रेंड, अब हम आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, देखो, ए करंट ऑफ 18 एम्पियर फ्लो थ्रू ए कंडक्टर फॉर हाफ ए मिनट मतलब 30 सेकेंड, है ना। द टोटल चार्ज फ्लो विथ इन द कंडक्टर इन द सेम टाइम में। ओके, तो हमारे पास क्या है, एक कंडक्टर में 18 एम्पियर धारा जा रही है, वो भी आधे मिनट मतलब हम Q बराबर I और T होती है जानते हैं हम। तो हमारे पास I कितना है, 18 है ना, और आधे मिनट में कितने सेकंड होते हैं, गुणित 30 सेकंड होते हैं। अब हम इसका गुना कर देंगे इसमें, तो आ जाएगा 0 का 0, 3 का 8 एक 8, 8 16, 8 3 24, 24 के 4, 2 80, है नहीं, 8 एक 3 एकम 3 और 2 5 हो जाएगा। यहाँ पर 540 किधर दिया है, ओके, सी वाला आंसर हमारा राइट हो जाएगा 540। ठीक है फ्रेंड, अब हम आगे बढ़ते हैं। ये हमारे पास है एम्पियर है 18 और सेकेंड में दी है ये आवेश का मान निकालने के लिए, ये हमारा फार्मूला, और दोनों का गुना करें तो ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, एक कंडक्टर के प्रतिरोधक क्षमता के कंडक्टर के आर पार वोल्टेज ड्रॉप, है ना, वोल्टेज ड्रॉप क्या रहता है, ये हमारा उसमें
करंट में रहता है, आर के जितना भी एक कंडक्टर रहेगा उसमें आर में ये है ना, इसके द्वारा कंडक्टर में रेजिस्टेंस रहेगा, उसमें करंट जितनी जाएगी उसके अकॉर्डिंग रहेगा हमारा वोल्टेज ड्रॉप। ठीक, क्या दिया है, एक कंडक्टर के प्रतिरोधक क्षमता से कंडक्टर के आर पार वोल्टेज ड्रॉप का अनुपात धारा है। लाइन के चालक में धारा प्रवाह का विरोध करने वाले पदार्थ विद्युत गुण का प्रतिरोध कहते हैं, है ना। ये वाला हमारा फार्मूला याद रखिए आप, है ना। रजिस्टिविटी किसके ऊपर निर्भर करती है, मटेरियल और टेम्परेचर, बाकी ये रजिस्टेंस लंबाई और एरिया के ऊपर डिपेंडेंट होता है। अगला क्वेश्चन हमारा, ओम्स लॉ इज अप्लीकेबल, ओम का नियम कहाँ उपयोग होता है, कंडक्टर पर हाँ होता है, थर्मिस्टर पर नहीं होता है, एलआई पर नहीं होता है, डायोड पर ये नहीं होता है। हमारे पास राइट आंसर ये वाला ओनली वन आ जाएगा। ठीक है, ये दिया है, ओम का नियम कंडक्टर पर लागू होता है किसी चालक की यदि भौतिक अवस्था अपरिवर्तित रहे तो चालक के सिरों पर विभवांतर तथा बहने वाली धारा का अनुपात सदैव स्थिर होता है ना। ये कैसा होता है, स्थिर रहता है। ठीक है फ्रेंड, अब हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, द एनर्जी यूज बाय ए 1.5 किलोवाट हीटर इन ए 5 मिनट, है ना। तो हमारे पास एनर्जी बराबर होता है वी आई और टी होता है। वी आई का मान हमें दिया है कितना, 1.5 और कितने मिनट के लिए है, ये 5 मिनट के लिए है। ओके, मिनट का हम सेकंड में करेंगे तो 60 का गुना कर दिया हमने। ठीक है, अब ये किलोवाट में है तो वाट में करेंगे इसको हम, है ना। पहले वाट में करेंगे तो ये हो जाएगा 1500 गुणित 5 गुणित 60। ठीक है, अब हम इनका गुना कर लेंगे। ठीक है फ्रेंड, तो ये हमारे पास आ जाएगा 45, ये वाला फर्स्ट वाला आंसर राइट हो जाएगा। ठीक है, ये देखिए उसका, ये हमारा एनर्जी का फार्मूला होगा, वी आई का मान रखा हमने और इनका गुना कर देते हैं, हमारे पास राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। 1 इंटरनेशनल ओम इज इक्वल टू, एक अंतर्राष्ट्रीय ओम नियम के बराबर होता है। तो ये रहता है एक याद रखने वाला, ये क्या हो जाएगा हमारा फर्स्ट वाला 1.0004 एब्सोल्यूट ओम रहता है, निरपेक्ष ओम रहेगा। ओके, ये हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, ए पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 12 वोल्ट इज अप्लाइड टू ए 7.5 ohm resistance for a period of 5 seconds. The electric charge transferred in this time is, है ना। अब हम इसमें क्या निकालना, हमें Q का मान निकालना है। Q बराबर होता है I और T होता है, तो हमें I और T का मान निकालना पड़ेगा। पहले T का मान हमें 5 सेकंड दिया है। ओके, 5 सेकंड दिया है हमें। आई का मान निकालने के लिए क्या हो जाएगा, V/R होगा। ओके, तो V कितना है हमारा 12/7.5 है, तो पॉइंट को हटा लेंगे, ऊपर 0 रख देंगे हम। ठीक है, तो इसको हम काटेंगे तो ये आंसर क्या आ जाएगा, इसको काटने पे हमारा आंसर, एक काम करते हैं हम सीधे आई का मान रख लेते हैं, इसमें बाद में काट लेंगे। तो हम रखते हैं 100, आई का मान 120/75 गुणित 5 सेकेंड में है। अब हम इसको काटते हैं 5 से, इसको काटेंगे 5 से कम, 5 बचा 2 बचा 25, अब बचा हमारे पास 15। तो 5 से 5 3 15 और 5 दूनी 10, 5 चौक 20। अब बचा हमारे पास 3 बचा, 3 6 18, 3 7 21, 3 8 24, 8 बार में, तो हमारा 8 कूलम आ जाएगा राइट आंसर। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं इसका। देखिए ये दिया है इसमें थ्योरी, जैसे ये हमने निकाला पहले करंट का मान,
और ये क्यू का मान निकालने का फार्मूला, इसमें हमने मान रखा और काट लिया, तो ये हमारा राइट आंसर आ गया। ठीक, अगला क्वेश्चन है हमारा, देखिए क्या है इसमें क्वेश्चन में। किसी माध्यम के निरपेक्ष विद्युतशीलता का एसआई मात्रक है ना, तो अब हम एसआई मात्रक निकाल गए। माध्यम में बराबर क्या था, वो 4πε0 एप्साइलन आर इज इक्वल टू Q1 Q2 बटे डी स्क्वायर। ठीक है, अब हमें निकालना है, ये तो एक कांस्टेंट हो गए, एप्साइलन 0 बराबर क्या हो जाएगा हमारा Q1 Q2 बटे एफ, इसको इधर ले चले हम, एफ डी स्क्वायर। तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा, 2 कूलाम है तो कूलाम का स्क्वायर आपस में गुना हो गया। ठीक है, कूलाम स्क्वायर बटे एफ का मान बल का एन और डी का मीटर स्क्वायर, यानी कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। ओके, अब हमारे पास एप्सिलॉन 0 का मान क्या आता है, 8.854 इंटू 10⁻⁻12 फेरड पर मीटर होता है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। ये हमारे पास देखा, ये हमारे पास है, हमारे पास ये फार्मूला है, हमारे पास पूछा है इसका मान, एप्सिलॉन 0 का मान पूछा है, तो हम डायरेक्ट इसको लगाए तो सी स्क्वायर में आ गए ये, और न्यूटन मीटर आ गया। ठीक है, इनका हम मान रखें, एप्सिलॉन 0 का मान ये होता है। ठीक है फ्रेंड, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। यूनिट ऑफ एब्सोल्यूट परमिटिविटी है ना, निरपेक्ष विद्युतशीलता का मात्रक होता है। निरपेक्ष विद्युतशीलता का मात्रक क्या होता है, जैसे कि एप्सिलॉन बराबर होता है एप्सिलॉन 0 एप्सिलॉन आर होता है। इसका मान मात्रक क्या रहता है, फेरड पर मीटर होता है हमारा। ठीक है, और म्यू बराबर होता है μ0 म्यू आर होता है, और इसका मात्रक क्या रहता है, हेनरी पर मीटर होता है। आप तो इन दोनों को याद रखें। ठीक है, तो हमारे पास राइट आंसर सी वाला आ जाएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। ये हमारे पास देखिए, निरपेक्ष विद्युतशीलता का मात्रक फेरड पर मीटर है, और ये इसके बराबर होते हैं। ठीक, अब हम अगला क्वेश्चन करते हैं। ये हमारे पास अगला क्वेश्चन आ गया। ठीक है, 1 न्यूटन मीटर इज सेम अस, है ना, 1 न्यूटन मीटर सेम होता है, न्यूटन मीटर। अब न्यूटन और मीटर, न्यूटन मीटर बराबर क्या रहता है, वर्क रहता है। वर्क की यूनिट क्या रहती है, वर्क की यूनिट जूल रहती है, किया गया कार्य है ना, जूल रहेगा। तो इसमें जूल दिया है क्या, हाँ ठीक है, सी वाला जूल दिया है, तो राइट आंसर हमारा सी वाला आ जाएगा। ठीक है, अब हम थ्योरी देखते हैं इसकी। ये दी है, देखो 1 न्यूटन मीटर 1 जूल के बराबर होता है, डब्ल्यू बराबर होता है एफ इंटू डी, है ना, तो हमारे पास ये आ जाएगा, 1 न्यूटन और 1 मीटर में गुना करेंगे तो 1 जूल आ जाएगा। ठीक है फ्रेंड, अब हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, ए इलेक्ट्रिक एंड द इक्विपोटेंशियल सरफेस आर कैसा रहता है। तो ये क्या रहेगा हमारा, ये इक्विपोटेंशियल हमेशा कोई भी विद्युत क्षेत्र रहे उसमें समविभव सतह कैसा रहेगा, 90 डिग्री का कोण डिग्री होता है। ओके, 90 डिग्री होता है, तो हमारा ऑलवाइज एट 90 डिग्री, बी वाला राइट आंसर आ जाएगा, जैसे कि ये दिया है। ओके, इसमें समविभव सेम रहेगा। अगला क्वेश्चन हमारा देखिए, क्या इसमें वोल्टेज अप्लाई अक्रॉस ए सेरेमिक डाइलेक्ट्रिक प्रोड्यूस्ड एन ए इलेक्ट्रोलाइट फील्ड 100 टाइम्स ग्रेटर देन ईयर, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट सेरेमिक डाइलेक्ट्रिक पर लगे वोल्टेज द्वारा हवा की तुलना में 100 गुना अधिक डाइलेक्ट्रिक क्षेत्र में उत्पन्न करता है। डाइलेक्ट्रिक स्थिरांक का मान क्या होगा, है ना, ये निकालना हमें। तो हम जानते हैं कि
डाइलेक्ट्रिक स्थिरांक का मान कितना होता है। जैसे ये हमारे पास एप्सिलॉन बराबर एप्सिलॉन 0 एप्सिलॉन आर होता है ना। तो अब हम आर का निकालेंगे तो ये 0 आएगा। अब हम इसका मान रखते हैं 100 एप्सिलॉन 0 बटे एप्सिलॉन। तो ये हमारा एप्सिलॉन से एप्सिलॉन कट जाएगा है ना। तो ये आ जाएगा 100 है ना, ए वाला आंसर आ जाएगा। ठीक है फ्रेंड, अब हम आगे बढ़ते हैं। जैसे ये दिया है हमें है ना, ये मान हमने रखा फर्स्ट में जो दिया था, इसके ऊपर हमने इसका मान रख लिया। तो हमारा मान क्या है, इससे ये कट गया तो ये वाला आ जाएगा, एप्सिलॉन आर का मान हमारा आ जाएगा। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल हैज़ द हाईएस्ट वैल्यू ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। निम्न पदार्थ में से किसका परावैद्युत नियतांक सबसे अधिक है। तो हमारा इसमें आंसर हो जाएगा सीसा। सीसा का सबसे अधिक रहता है। ठीक है, सीसा का सबसे, इनमें से सबसे अधिक रहता है, ना कि सबसे अधिक रहता है। और सबसे अधिक की यदि मैं बात करूं तो हमारा सबसे अधिक सेरेमिक का रहता है, परावैद्युत नियतांक सबसे अधिक सेरेमिक का रहता है। ठीक है, सेरेमिक का कितना रहेगा इसमें, इसमें ये क्वेश्चन गलत दिया है। देखिए इसमें ऑप्शन में दिया है सी वाला आंसर, ठीक, बट इसमें सेरेमिक सबसे ज़्यादा रहेगा। ठीक है फ्रेंड, जो कि हमारा 5 से 10 तक रहता है, लेकिन जिस ग्लास रहता है ये कितना 8 तक रहता है। ठीक, ये हमारा राइट आंसर ए वाला कर लेना आप इसको। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। जैसे ये दिया है परावैद्युत नियतांक सबसे अधिक सेरेमिक का, सेरेमिक ये ऑप्शन दिया है ये वाला, लेकिन ये ऑप्शन में ये लिखा है तो टाइपिंग मिस्टेक हो रखी होगी इससे, है ना। 5 से 10 तक रहता है। अगर मैं ग्लास की बात करता हूँ तो ग्लास की देखो, ये ग्लास में ये दिया है 8। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज़ ए क्वांटिटी ऑफ है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक खाली स्थान राशि है। तो ये क्या रहती है, इसमें क्या दिशा रहता है, दिशा भी होता है और परिमाण भी होता है। इसका मतलब ये हमारी वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, सदिश राशि हो जाएगी। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। जैसे ये दिया है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक अदिश राशि है। विद्युत क्षेत्र एक ऐसी राशि है जिसमें दिशा और परिमाण दोनों होता है, इससे यह एक सदिश राशि है। ठीक, अगला क्वेश्चन है हमारा, देखिए, द सरफेस इंटीग्रल ऑफ नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ द इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट डी अवर्नी closed surface equal to the charge enclosed by the surface. This statement is associated with, क्या है, associated with। अब हम एक बार हिंदी में भी इसे पढ़ लेते, क्या पूछा है, विद्युत या विस्थापन D के अभिलंब घटक के किसी बंद पृष्ठ के सापेक्ष समाकलन उस बंद पृष्ठ के निहित आवेश के बराबर होता है। यह कथन किसके नियम से संबंधित है, ये है गॉस के नियम से। ठीक है, एक बंद सतह है, उसमें जो आवेश रहेगी वो उसके बराबर रहेगी। ठीक, ये हमारे पास आंसर है, क्या है, विद्युत विस्थापन D के अभिलंब घटक किसी बंद पृष्ठ के सापेक्ष समाकलन उस बंद पृष्ठ के निहित आवेश के बराबर होती है। यह कथन गॉस के नियम से संबंधित है। अगला क्वेश्चन हमारा है, द पोटेंशियल इनसाइड ए चार्ज हॉलो स्फीयर, है ना, किसी आवेशित खोखले गोले के अंदर विभव का मान होता है। विभव का मान, ये देखो, ये खोखला एक गोला है, उसमें विभव का मान, जैसे सरफेस पे ये विभव है, और इसमें फ्लक्स का मान क्या रहता है, 0 होता है ना। आवेश का मान 0 रहता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इसमें 0 रहते हैं। ठीक है, जब हमारा आवेश नहीं तो 0 ही रहेगा। वोल्टेज का मान क्या रहता है, ऊपर जितना रहेगा उतना भी अंदर भी रहेगा विभव। तो हमारा क्या है, सेम एज द
सेम अस डेट ऑन द सरफेस, सरफेस के बराबर, तो बी वाला हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए ये दिया है इसमें, एक बार इसे पहले, किसी आवेशित खोखले गोले के अंदर विभव का मान, खोखले गोले के अंदर विभव का मान सतह के आवेश के बराबर है। यदि दो बिंदु बहुत छोटी दूरी पर स्थित है हो, तीव्रता ई हो, तो स्पष्ट है कि किया गया कार्य ईडीएल होगा, माना विभवांतर डीवी, तो डीवी बराबर ईडीएल बराबर रहेगा। इसका मतलब हम इसको नीचे ले आएंगे तो ये वोल्टमीटर में आ जाएगा। इससे स्पष्ट हो जाएगा कि किसी बिंदु पर क्षेत्र सामर्थ्य उस बिंदु पर के विभव की प्रवणता के बराबर रहेगा, है ना। इस बिंदु पर जो रहेगा उसमें भी रहेगा प्रवणता के बराबर। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, देखिए 2000 2 watt resistor are connected in a parallel, their combined resistance value of wattage rating are, wattage rating मान लेते हैं हम, ये एक है, ठीक है, और एक ये है हमारा, तो ये हमारा पैरेलल में जुड़ा हुआ है, तो ये भी 2000 और 2 वाट का है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 2000 पैरेलल में है, तो ये 2000 बटे हम 2 का भाग दे देंगे तो ये 100 ओम आ जाएगा। ठीक है, 100 ओम आ गया। अब 2 ये भी है, समांतर में क्या रहता है, पावर जुड़ जाएगी, तो ये कितने हो जाएगी, 2 और 2 4 हो जाएगी, 4 वाट हो जाएगी। कौन सा हमारा राइट आंसर है, इसमें बी वाला राइट आंसर। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं। जैसे ये दिया है हमें, ये समांतर में जुड़ी है, इस प्रकार से हम इसमें सप्लाई देंगे। ठीक है, तो हमारा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है, इससे निकाले हम, तो ये आ गया हमारे पास 1000। और टोटल पावर की बात करें हम, 2 वाट प्लस 2 वाट बराबर 4 वाट हो जाएगा। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। हमारे पास अगला क्वेश्चन है, हाउ मच विल बी द करंट ड्रॉ व्हेन 15 लैंप ऑफ 50 वाट आर यूज्ड फॉर 5 आवर पर डे इन ए हॉस्टल। हॉस्टल में कितनी विद्युत की खपत होगी यदि 50 वाट का 15 लैंप एक छात्रावास भवन में प्रतिदिन 5 घंटे जलते हैं। ठीक है, तो हम इसको कैसे करेंगे, देखिए हमारे पास क्या है, 15 लैंप है जो कि 50 वाट का, टोटल वाट कितना हो जाएगा हमारे पास, टोटल वाट की अगर देखेंगे हम तो 750 वाट हो जाएगा। ठीक है, 750 हो जाएगा। अब हम पावर बराबर होता है V और I होता है ना, 750, और वोल्टेज हमारे पास कितना रहेगा, हम सिंगल फेज है तो 240 वोल्ट हो जाएगा। अब हम इस रखते हैं 750 बटे 240 बराबर करंट आ जाएगा। 0 से 0 काटा, इससे इसको काटेंगे तो 3 बार में चला जाएगा, ये 3.25 आ गया एम्पियर। ठीक है, 3.125 ये हमारा डी वाला आंसर राइट हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम इसकी थ्योरी को देखते हैं। ये है हमारा, देखिए ये क्वेश्चन MP 2016 में पूछा गया। देखो वहाँ 8 और ये क्वेश्चन और हम, तो एक ही लेक्चर में हम कितने 9 क्वेश्चन हो गए इसमें, है नी। ये हमें दिया है टोटल लैंप, वाट, 5 आवर वर्क कर रहा है ये, और ये हमारे पास वर्क की तो कोई दिक्कत नहीं है, ज़रूरत नहीं है। वाट निकालना है हमें, कितने टोटल वाट है, इतने लैंप है, इतने वाट के हो गए, ये टोटल वाट निकाले हमने। और हमारे पास पावर निकालने का ये फार्मूला होता है, इसके अकॉर्डिंग हमने करंट है इसको निकाल लिए, ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, और यदि वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो आप इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों तक भी शेयर कीजिए। फ्रेंड्स, आप लोगों को थोड़ी हेल्प की हम आवश्यकता रहेगी, ताकि हम मोटिवेट होकर आप लोगों को और भी ऐसे ही वीडियो को अपलोड कर सकें। ठीक है फ्रेंड्स, और यदि पढ़ाने का तरीका आपको समझ में आ रहा है और या तरीका आपको अच्छा लग रहा है तो उसे लाइक कीजिए और कमेंट में बताइए हमें, ताकि हम और भी हमारे इम्प्रूवमेंट कर सकें हम समझाने के तरीक़े का। ओके फ्रेंड्स,
वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।